होस्टिंग है सब इंडिया के पास है, लेकिन इस वीडियो में वाकई हमें ये अंदाज़ा हुआ कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं। लेकिन मसला ये है कि उस बेनिफिट्स को उन चांसेस से फ़ायदा उठाया जाए। असल चीज़ ये है कि वो जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है वाई G20 इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है वाई G20 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। व्हाट इज G20 एक्सप्लेन्ड बाय अभियानी। क्या भारत दुनिया को लीड कर सकता है, विश्व गुरु बन सकता है? एक साल के लिए भारत G20 यानी दुनिया के सबसे पावरफुल 20 देशों के ग्रुप का प्रेसिडेंट, और पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। चलिए एक आसान भाषा में समझते हैं कि ये G20 है क्या और अगला साल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज इसे एंड तक देखिए और ये फैक्ट्स और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। चैप्टर 1, सबसे पहले जानते हैं कि ये G20 है क्या। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। G20 दुनिया के 20 ऐसे देशों का ग्रुप है जो दुनिया के 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये 20 देश दुनिया का 75% ट्रेड करते हैं और दुनिया का 85% जीडीपी इन्हीं देशों के पास है। राइट नाउ G20 में ये सारे देश हैं। आप वीडियो पॉज करके देशों के नाम पढ़ सकते हैं। दिसंबर 2022 से लेकर एक साल के लिए भारत G20 का प्रेसिडेंट होने वाला है। ये प्रेसिडेंसी मेंबर्स के बीच हर साल रोटेट होती है। G20 का एजेंडा चलाने की जिम्मेदारी 3 देशों की होती है। पास्ट प्रेसिडेंट जो था इंडोनेशिया, करंट प्रेसिडेंट जो है भारत, और फ्यूचर प्रेसिडेंट जो होने वाला है ब्राजील। समझते हैं कि दुनिया को G20 की जरूरत क्यों महसूस हुई। G20 के पहले इन देशों का एक और ग्रुप हुआ करता था जिसे G7 कहते थे। इनमें मेजरली डेवलप्ड देशों का नाम है। लेकिन हुआ ये कि वेस्टर्न देश सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं, सिर्फ अपनी इकोनॉमी को समझते हैं, और एक ग्लोबलाइज दुनिया में दुनिया की एक कोने में होने वाली चीज दुनिया के दूसरे कोने में भी इफेक्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस लेते हैं। जो हुआ तो अमेरिका में था, लेकिन रिसेशन पूरी दुनिया में आया। सिमिलरली 1997 में साउथ ईस्ट एशिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसकी शुरुआत थाईलैंड में हुई और फिर वो पूरे एशिया में फैल गया। तो 1999 में G7 की तरह G20 भी एस्टैब्लिश हुआ, क्योंकि इन G7 के देशों ने जाना कि और देशों का कोऑपरेशन भी जरूरी है। लेकिन वर्ल्ड लीडर्स ने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ही इसे सीरियसली लेना स्टार्ट किया। उसके बाद ये सारे लीडर्स सीरियसली मिलने लगे और प्रोडक्टिव डिस्कशंस करने लगे। चैप्टर 2, G20 काम कैसे करता है? G20 के 2 मेन टास्क या फिर 2 ट्रैक्स होते हैं, द फाइनेंशियल ट्रैक एंड शेरपा ट्रैक। अगर आप कभी माउंटेन्स में गए हैं तो वहाँ आपको गाइड करने के लिए शेरपास होते हैं। फाइनेंस ट्रैक में फाइनेंस मिनिस्टर्स और अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी डिस्कस करते हैं, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, फाइनेंशियल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रेमिटेंसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज, ग्रीन फाइनेंस एंड एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग। और शेरपा ट्रैक में डिप्लोमैट्स फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, एंटी करप्शन मेजर्स, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर। भारत का प्लान यह है कि अगले एक साल में 200 से ज्यादा मीटिंग्स होने वाले हैं, जिसमें 32 सेक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। भारत इस साल G20 का प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट होने की वजह से हमारे पास कुछ पावर्स हैं। फॉर एग्जांपल, भारत उन कंट्रीज को इनवाइट कर सकता है जो G20 का हिस्सा नहीं। इस एक मूव से दूसरे देशों से अच्छी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में मदद होती है। भारत ने UAE को एज अ गेस्ट इनवाइट किया। UAE भारत का एक काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। साथ ही साथ बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नेदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन जैसे देशों को भी भारत ने G20 का हिस्सा बनने का इनविटेशन भेजा है। हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर आज के हमारे फेवरेट मिनिस्टर्स में से एक है। उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट किया है कि भारत दुनिया के ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभर रहा है। ग्लोबल नॉर्थ में कई वेस्टर्न डेवलप्ड देश आते हैं और ग्लोबल साउथ में वो सारे देश हैं जो अभी डेवलप हो रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने बाली के G20 समिट में कहा था कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फेल हो गए हैं। UN, WHO, WTO ये सारे डेवलप्ड नेशंस यानी ग्लोबल नॉर्थ के ही इशारों पे चलते हैं। भारत आज एक ऐसी सिचुएशन में है कि हम रशिया से बात कर सकते हैं, हम सऊदी अरेबिया से बात कर सकते हैं और हम US से भी बात कर सकते हैं। आवर डिप्लोमेसी हैज सीन अ रिवाइवल इन द पास्ट ईयर और हमें इसका एडवांटेज लेना ही होगा। अगला एक साल भारत के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी लीडरशिप एस्टैब्लिश करने के लिए, सही मुद्दे उठाने के लिए। चैप्टर 3, Why 2023 is so important for India? बहुत सारे लोग कहते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी तो रोटेशन से मिलती है, तो कभी ना कभी भारत के पास आने ही वाली थी।
इसमें बड़ी बात क्या है? भारत ने ये प्रेसिडेंसी पाकर कुछ नहीं उखाड़ा है एंड पार्शियली दे आर करेक्ट। प्रेसिडेंसी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, उस प्रेसिडेंसी को हम कैसे यूज करते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। लेट मी एक्सप्लेन। आज फीफा वर्ल्ड कप कतर में हो रहा है। ये आज तक का सबसे एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप होने वाला है। ये वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए कतर ने एज ए कंट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उससे उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं होगा बल्कि लॉस ही होगा। तो क्या कतर के लोग पागल है वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वर्ल्ड कप कतर में होना कतर के लिए इंपॉर्टेंट है। इस समय दुनिया की सारी नजरें इस छोटे से देश पर हैं। ये कतर को एक एक्सीलेंट मौका देता है अपनी प्रोग्रेस दुनिया के सामने लाने का, अपने कल्चर से लोगों को रूबरू करवाने का। भारत की G20 प्रेसिडेंसी भी कुछ ऐसे ही है। इट इज अ चांस फॉर अस टू शो द वर्ल्ड हु वी आर। भारत फेल कैसे होता है ये दुनिया बहुत अच्छी तरीके से दिखाती है। 2021 में दुनिया ने सिर्फ भारत की जलती हुई चिताएं देखी। जब एक देश के बारे में सिर्फ नेगेटिव चीजें ही दिखती है तब ऐसा इंप्रेशन बनता है कि उस देश में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। लेकिन सच तो ये है कि हम ग्रीन एनर्जी में काफी एडवांसेस कर रहे हैं। हमारा फिनटेक दुनिया में सबसे एडवांस्ड है, लेकिन हम हमारे एडवांसेस दुनिया को दिखाते ही नहीं, फोकस करते हैं सिर्फ हमारी कमियों पे। और G20 के माध्यम से हम पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम सिर्फ एक बड़ा मार्केट नहीं, हम एक कॉम्पिटिटिव फोर्स है जो दुनिया को हिला कर रख सकते हैं। 2022 में ग्लोबल ऑर्डर पलट गई। कोविड की वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से दुनिया में कई इश्यूज सामने आए। यूरोप के देशों में एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है, इसीलिए वो कोल, ऑयल, गैस ऐसे डर्टी फ्यूल्स यूज कर रहे हैं। यूक्रेन और रशिया दोनों ही व्हीट के टॉप प्रोड्यूसर्स हैं और इस सिचुएशन की वजह से दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। There has never been a time when world's inequalities were more visible. दूर से देखे तो साफ नजर आता है, some countries run the world and now they're scared, क्योंकि उनका डोमिनेंस खतरे में आ रहा है और वो उस डोमिनेंस को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए डेवलप देश क्लाइमेट फाइनेंसिंग से पीछे हटते हैं, क्योंकि वो सारे फ्लड्स, हीट वेव, साइक्लोन्स उन्हें तो हिट करने वाले हैं ही नहीं और उनके पास बहुत सारा पैसा है और जिसके पास पैसा है उसके पास सिक्योरिटी है। आज भारत को एक मौका मिला है इन सारी चीजों को सामने लाने का, अपनी कहानी खुद दुनिया तक पहुंचाने का और इक्विटेबल सॉल्यूशंस की दिशा में टॉक्स को ले जाने का। कुछ ही दिनों पहले भारत में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई जहां अलग अलग पार्टीज के सारे लीडर्स मिले। तब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आया कि इंटरनल पॉलिटिक्स में अलग अलग पार्टीज ऑपोजिशन हो सकता है, लेकिन दुनिया के सामने हैज अ यूनाइटेड भारत आना होगा, क्योंकि इसी में देश के सिटीजन्स का फायदा है। उदयपुर में हाल ही में सबसे पहली G20 मीटिंग हुई जहां अलग अलग देशों के शेरपाज ने हमारे वाइब्रेंट कल्चर के साथ साथ हमारे डिजिटल पेमेंट्स रेवोल्यूशन को भी एक्सपीरियंस किया। इंटरनेशनल डिग्निटरीज ने यूपीआई यूज करके पेमेंट करके देखा। उन्होंने जाना कि यूपीआई कितना सिंपल है। इस एक सिंपल सी मूव फर्क पड़ता। जी जनाब, अच्छा मेरी वीडियो मज़े से पूरी देख रहा था। एंड में मैं सोच रहा था कि मैं उस टॉपिक पे बात करूंगा जिस पे इन्होंने नहीं की बात। आखिर में वो बात भी ये बीच में ले आए, कल्चर दिखाना, यूपीआई वाला जो हमने पहले वीडियो देखी थी G20 की, कि उसके कितने बेनिफिट्स हैं कि दुनिया जब आपके पास आती है। हमने एक पूरी वीडियो देखी थी जिसमें बाकायदा
लेज़र शो के ज़रिए से, लाइटिंग के ज़रिए से बाकायदा कल्चर को दिखाया जा रहा था। पूरी दुनिया वाले देख रहे थे कि यार इंडिया का कल्चर कितना रिच है, इंडिया क्या है और दुनिया क्या समझती है। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी, लेकिन इन्होंने बाकायदा लास्ट में दिखाया था। और यूपीआई से उन्होंने बाकायदा, अब एक यूरोप में, अमेरिका में कोई वो है, किसी का अकाउंट है, किसी का बैंक अकाउंट है, और इंडिया में किसी छोटे से गाँव में, किसी छोटे से इलाके में कहीं पर भी एक आम ठिये से कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं और वो यूपीआई से ट्रांसफ़र कर रहे हैं पेमेंट, तो वो हैरान हो गए थे। बाकायदा उन्होंने देखा कि हाँ भैया कि हमारी पेमेंट यहाँ आई है, वहाँ से कट के, बग़ैर कैश के, बग़ैर नोटों के, बग़ैर डॉलर के, बग़ैर यूरो के, वो लोग अब किसी और देश में डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। तो उनके लिए एक बहुत हैरानकुन बात थी, लोगों के माइंड ये सेट नहीं है। और आखिर में उन्होंने ये बस सही बात भी की है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी दुनिया अब भी, ख़ासतौर पे पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग ये बात भी समझते हैं कि यार इंडिया में गुर्बत बहुत है, इंडिया में बहुत ही ज़्यादा गुर्बत है। कल परसों ही मुझे एक लड़का कह रहा था कि यार इंडिया में गुर्बत बहुत है यार। मैंने कहा कहना भी नहीं, बहुत मारेंगे वो, इस बात पे बहुत गुस्से में आ जाएंगे, क्योंकि तो सामने वाले को पता ही नहीं है कि क्या हालात है, क्या कंडीशन है, क्या है, कितनी ग्रोथ हो चुकी है। और हमारे माइंड अभी तक वही है। और इन्होंने भी यही सही कहा है कि अभी तक बहुत सारे लोग सपेरों का देश, यानी कि ये इंडिया जो है वो सपेरों का देश है, पुराने रस्म व रवाज हैं, उन्हीं के ऊपर ये चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी से ये दूर हैं, इन्हें क्या पता टेक्नोलॉजी क्या है। लेकिन अब हालात बहुत चेंज हो गए हैं। अच्छा, G20 हम वैसे जानते थे कि हाँ भाई ये G20 का मेंबर अब जो होस्टिंग है समझो इंडिया के पास है। लेकिन इस वीडियो में वाकई हमें ये अंदाज़ा हुआ कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं। लेकिन मसला ये है कि उस बेनिफिट्स को उन चांसेस से फ़ायदा उठाया जाए। असल चीज़ ये है कि वो जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उस अपॉर्चुनिटी से किस तरीके से बेनिफिट लिया जाता है। और मैं समझता हूँ इस वक्त देश जिन हाथों में है, उन्होंने अपॉर्चुनिटी खुद बना लेते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं। जब एक अपॉर्चुनिटी मिल रही हो तो उससे कैसे फ़ायदा नहीं उठाएंगे। तो मुझे लगता है भरपूर तरीके से बेनिफिट उठाया जा रहा है। और अपनी एक बहुत ही खूबसूरत छवि, जिस तरीके से यूपीआई से वो पेमेंट कर रहे थे, जिस तरीके से लेज़र शो हो रहा था, जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे देश जो इंडिया के दोस्त देश हैं, उन्हें बाकायदा इन्वाइट किया जा रहा है एज ए गेस्ट के तौर पर। तो यही बेनिफिट्स हैं और मज़ीद पूरा साल पड़ा हुआ है बेनिफिट उठाने का। तो मुझे ऐसा लगता है मोदी जी की जो टीम है, जितने मिनिस्टर्स हैं, बहुत पहले से उनका प्लान हो चुका होगा, बहुत पहले से उन्होंने सारी चीज़ें लाइन अप कर ली होंगी। G20 को हमने किस तरीके से अच्छे तरीके से अपने कंट्री के लिए, अपने आवाम के लिए अवेल करना है। अच्छा, एस डी शंकर ये कह रहे थे कि हमारे बड़े फेवरेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, या फॉरेन मिनिस्टर हैं, सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर कह रही। तो मैं तो ये कहूँगी आपके क्या हमारे खुद के फेवरेट हैं, तो दूसरे देशों के फेवरेट फॉरेन मिनिस्टर बने हुए हैं। तो बेशक बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत जीनियस है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मोदी जी की अपनी एक इसके पीछे योगदान है, एक इसके पीछे काविशें हैं, एस डी शंकर की अपनी काविशें हैं, अजीत डोवाल की अपनी मामलात में अपनी काविशें हैं। तो ये किसी एक की बिना पर नहीं हुआ, ये बहुत सारे लोगों की काविशें, बहुत सारे लोगों की जद्दोजहद और बहुत सारे लोगों की मेहनतें हैं इसके पीछे, जो इंडिया हमें इस तरीके से उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना प्रोग्रेस दिख रहा है, इतने प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं, इतना कुछ दिख रहा है इंडिया में। अच्छा, प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, मेट्रोज बन रही है, बुलेट आ रही है, हाइपर लूप की बातें हो रही है, चिनाब ब्रिज बन गया है, सब कुछ हो गया है। लेकिन कैसे पता चले लोगों को, कैसे पता चले इंडिया क्या है, कैसा है, कैसा दिखता है, कितना रिच कल्चर है, कितना रिच ट्रेडिशन है। तो सबसे बड़ी चीज़, सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि इंडिया को दिखाने का मौका मिल रहा है कि इंडिया में क्या क्या है। जैसे कि इस वीडियो में कहा कि स्नैक चार्मर्स के हवाले से हमेशा समझा जाता है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में सुना था सांपों का देश। तो यही समझते हैं कि बहुत दकियानूसी लोग, बहुत पुरानी रवायात वाले, बहुत पुराने लोग, इनको क्या पता मॉडर्नाइजेशन, इनको क्या पता एडवांसमेंट क्या होती है, इनको क्या पता टेक्नोलॉजी। तो मैं वही कह रही हूँ, जैसे फिनटेक का इन्होंने मिसाल दी कि सबसे आगे ये सारी चीज़ें हम कैसे बताएं, हम कैसे पहुँचाएं पूरी दुनिया तक। अच्छा, इंडिया की बहुत अच्छी बात यह है कि इंडिया कभी भी पीछे नहीं हटा, मेहमान नवाजी से कभी पीछे नहीं हटा, सर्व करने से हमेशा तमाम ममालिक को, पूरी दुनिया को कहता है कि हम एक परिवार है, हम एक फैमिली है। तो इतनी बड़ी फैमिली को अब दिखाना है, अब जोड़ना है, अब बताना है, अपने आप को जाहिर करना है कि मैं क्या हूँ, क्या आप लोग समझते हो और मैं क्या हूँ, इसके बारे में क्या हूँ।
हमेशा 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 मैं डिफरेंट वीडियोस में देखती रहती थी मोदी जी के हवाले से कि मोदी जी की अव्वली तरजीह ये होती थी कि हम इंडिया की छवि को चेंज करें, हम इंडिया की इमेज को चेंज करके रखते हैं। जैसा लोग सोचते हैं, जैसा यूरोपियन देश है वो सोचते हैं, जैसे खलीजी ममालिक हमें समझते हैं या सोचते हैं, हम वैसे नहीं हैं, हम उनको बता पाएँ, हम उन्हें समझा पाएँ। तो मुझे लगता है ये गोल्डन चांस है और 100% इस चांस से फ़ायदा उठाया जाएगा, बल्कि जितने की उम्मीद है उससे कहीं ज़्यादा आगे जाके फ़ायदा उठाया जाएगा। जैसे मुझे बहुत बड़ी चीज़ अपने आप में लगी, अब मैं इतना ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में नॉलेज तो नहीं रखती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था कि वो ममालिक जो G20 में एड ऑन नहीं है उनको इंडिया ने इनवाइट कर लिया है, मतलब कि पेशकश की है कि आप भी G20 को ज्वाइन करो। आप ये देखो कि अभी प्रेसिडेंसी मिली है, अभी आपके पास एक तरीके से पावर आया है और आपने ऐसे इक़दाम स्टार्ट कर दिए। अच्छा, ग्रीन एनर्जी के हवाले से मैंने डिफरेंट वीडियोस में सुना है G20 में कि ये आवाज़ उठाई जाएगी, इसके हवाले से बातचीत की जाएगी, इसके हवाले से कुछ ग्रुप ऑफ देशों को मिलाया जाएगा और इस पर काम किया जाएगा। ये चीज़ मुझे बहुत बड़ी चीज़ लगी जिसके ऊपर काम होना चाहिए। पेट्रोल के हवाले से, फ्यूल के हवाले से हम डे बाई डे सुनते रहते हैं एक्सपेंसिव हो रहा है, कॉस्टली पे कॉस्टली हो रहा है, एक आम जनता के लिए अफोर्डेबल बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो इसके लिए काम होना चाहिए, इसके लिए काम हो रहा है, सोलर के लिए काम हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है, अब वो जो फॉरेनर्स जो बाहर से आएंगे, जैसे UPI उन्होंने जिस तरीके से, मुझे याद है वो लम्हात, वो उनके एक्सप्रेशंस में कभी नहीं भूलूंगी कि जैसे ही उन्होंने पेमेंट की वो बाकायदा खुलकर हंसी, एक हैरत अंगेज स्माइल थी उनके मुंह पे कि यार ये कैसे हो पाया, ये कैसे मुमकिन था। यानी शायद ये लोग ये समझते हैं कि इंडिया जैसा जो देश है या जो मुल्क है वो कभी इतना आगे नहीं बढ़ सकता, वो कभी हमारे बराबर में आके नहीं खड़ा हो सकता। हम तो बड़े तरक्की याफ्ता लोग हैं, हम तो बड़े मॉडर्न लोग हैं, तो बड़े पुराने लोग हैं। ये चीज़ दूर होगी, फिर कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशंस, रंगारंग तहजीबें, ये सारी चीज़ें जब मिलकर यकजा होकर दूसरे देशों के सामने जाएंगी तो टूरिज़्म कितना बढ़ेगा, लोग कितने ज़्यादा एक तरीके से अट्रैक्ट होंगे। जो लोग आए हैं, गिने चुने लोग कुछ आए होंगे दफ्तर, फिर वो जब जाएंगे, जब जिक्र करेंगे तो जोक दर जोक और लोग आएंगे। अच्छा, इंडिया मैंने देखा है हमारे यहाँ पाकिस्तान में टूरिज़्म को लेकर इतना ज़्यादा काम नहीं किया जाता। जैसे हमने कभी वीडियो में देखा था कि इंडिया से कुछ यात्री आए थे तो वो ये कह भी रहे थे कि आपको चाहिए कि आप आसानियाँ करें, हम 100 लोग आएँ लेकिन हम चाहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि हम घबराते हैं, सर्दी के मौसम में कोई सिस्टम नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है। लेकिन इंडिया इस मामले में बहुत समझदार है, बहुत अक्लमंद है, वो चीज़ों को इतने अच्छे से मैनेज करते हैं, अच्छे से लेकर चलते हैं। जो लोग यहाँ से जाएंगे, आप यकीन करें, मेरा दिल कह रहा है कि अगर 100 लोग जाएंगे ना तो 1000 लोग वापस आएंगे। इतना अच्छे से ये लोग सर्व करेंगे, इतने अच्छे से ये बताएंगे, अपनी तहजीब को दिखाएंगे, तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है। अच्छा, प्रेसिडेंसी के हवाले से मुझे नहीं पता था, मैं ये समझती थी शायद वोटिंग होती है, जैसे वोटिंग वाला सिस्टम होता है कि 10 लोग हैं, अब उनमें से 8 लोग यानी कि वोट कर दें कि फ़लाँ देश को बनना चाहिए तो वो बनेगा। लेकिन अभी मुझे ये पता चला कि पावर, रोटेशन ऑफ पावर होता है, डिफरेंट जितने भी 20 देश हैं उन सबको बारी बारी मिलता है। तो इंडिया के भी अगर पास आया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं, तो आना चाहिए था। अच्छा, वहाँ के लोग इतने अक्लमंद हैं, कोई दूसरा क्या क्रिटिसाइज़ करेगा, वो खुद ही शुरू हो जाते हैं कि ये कौन सी बड़ी बात है, आ गया तो कौन सा कमाल कर दिया। लेकिन वाकई मुझे ऐसा लगता है इससे भरपूर फ़ायदा उठाया जाएगा। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।